नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जेई के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकंड में आने वाला टॉपिक है जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में हम पूरा जंक्शन ट्रांजिस्टर कवर करेंगे। साथ ही दोस्तों, आपके एग्जाम में जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सारे मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, इससे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के काफ़ी चैप्टर की वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। तो अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम बीजेटी यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट्स के बारे में। तो बीजेटी क्या है? एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। उसके साथ ही कंसिस्ट ऑफ 2 जंक्शन, एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बीजेटी कितने आपके टर्मिनल की डिवाइस होती है? तो 3 टर्मिनल डिवाइस। कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं, एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस है, बिकॉज क्योंकि जो उस पर कलेक्टर करंट होती है, किसका फंक्शन होती है? बीटा ऑफ आई वी। IC बराबर बीटा ऑफ आई वी, आगे मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। नेक्स्ट है बीजेटी इज अ लो इनपुट इम्पिडेंस डिवाइस। बीजेटी कैसी है? लो इनपुट इम्पिडेंस डिवाइस है। साथ ही नेक्स्ट है इट इज़ अ बाइपोलर डिवाइस दैट इज करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। बाइपोलर मीन्स इसमें जो करंट का फ्लुएशन है, करंट फ्लो होती है किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? बाइपोलर डिवाइस, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद इसमें क्या क्या होते हैं? मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसमें कौन कौन से होते हैं? दोनों होते हैं, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, जबकि एफईडी में क्या होते हैं? मेजॉरिटी ओनली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये कैसी डिवाइस है? नॉइजी डिवाइस है, यानी कि नॉइस इफेक्ट इसमें ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। इसमें माइनॉरिटी कैरियर होते हैं जिसके कारण इसमें क्या होता है? नॉइस इफेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लीकेज करंट इज एक्सिस्टिंग देयरफॉर टेम्परेचर इफेक्ट ऑन डिवाइस। इसमें लीकेज करंट होती है, इसलिए इसमें टेम्परेचर जैसी इफेक्ट होता है, उसमें डिवाइस पर फर्क पड़ता है। मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें लीकेज करंट बढ़ जाती है। उसके बाद ये क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। पॉइंट क्या है? ये क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो रहा है? लीकेज करंट बढ़ रही है। उसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है इज लेस, कम है, जबकि कंपेयर टू एफईटी, मतलब एफईटी की जो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और आपकी जो बीजेटी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये कम होती है। एग्जाम में सारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है पावर डिसिपेशन इज मोर कंपेयर टू एफईटी। इसमें पावर जो आपका डिसिपेशन है वो ज़्यादा होता है एफईटी के कंपेयर में। उसके बाद आपको दोस्तों बताने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके 3 टर्मिनल होते हैं इसमें ट्रांजिस्टर में, एमीटर, बेस और जो कलेक्टर, 3 लेयर होती हैं इसमें, एमीटर, बेस, कलेक्टर। उसके साथ ही इसमें जंक्शन होते हैं 2। तो जंक्शन मैंने आपको बताया है, एक पहला एमीटर बेस, दूसरा जंक्शन क्या होता है? ये जो पॉइंट बन रहा है ये एक पहला जंक्शन, और दूसरा ये बन रहा है ये जंक्शन, यानी कि पहला हो गया एमीटर बेस, दूसरा हो गया बेस और कलेक्टर। तो ये आपके 2 जंक्शन हो गए हैं। उसके साथ कलेक्टर करंट क्या होती है? IC बराबर बीटा आई वी होती है। ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो आपका PNP है, PN कैसे बनता है? PNP PN और NP से बनता है, जिसमें N ये है लार्ज एरिया, एरिया इसका कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जंक्शन के इफेक्ट के बारे में दोस्तों, जो आपके रीज़न पूछे जाते हैं, जब आपका एमीटर जंक्शन, एमीटर वेज जंक्शन आपका रिवर्स वाइज हो और कलेक्टर वेज जंक्शन आपका रिवर्स वाइज हो, तो ये कैसा रीजन होता है? ये कट ऑफ रीजन होता है। ठीक है, जब दोनों ही जंक्शन रिवर्स वाइज हो तो ये कट ऑफ रीजन होता है। इसका यूज़ हम करते हैं ऑफ स्विच में। ठीक है, ऑफ स्विच के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरवर्ड रीजन, यानी कि जंक्शन जो आपका एमीटर बेस है वो एक हो फॉरवर्ड वाइज और कलेक्टर बेस वो हो क्या? रिवर्स वाइज। एक पहला फॉरवर्ड वाइज, दूसरा रिवर्स वाइज, तो ये क्या होगा? एक्टिव रीजन। इसका यूज़ हम करते हैं एम्पलीफायर में। ये दोस्तों चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। उसके बाद नेक्स्ट, अगर जंक्शन पहला वाला यानी कि एमीटर बेस रिवर्स वाइज है और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड वाइज है, तो ये क्या होगा? इनवर्स एक्टिव रीजन।
ठीक है। इनवर्स एक्टिव रीजन यानी कि ये क्या हो रहा है, इसके अपोजिट। पहला इसमें फॉरवर्ड था, दूसरा रिवर्स, यहाँ पे पहला रिवर्स दूसरा फॉरवर्ड, तो पहला यदि एक्टिव था तो ये क्या हो गया, इनवर्स एक्टिव रीजन। तो यहाँ पर एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे थे, इसका यूज़ किस में कर रहे हैं हम, एटोनेटर में। ठीक है, एटोनेटर जो सिग्नल को रोकता है, एटोनेटर को क्या बोलते हैं हम, छीणक। नेक्स्ट है जिसमें जंक्शन है जो आपका पहला, एमीटर बेस क्या है, फॉरवर्ड वाइज, ये भी दूसरा भी केस में हो फॉरवर्ड वाइज। तो इसका यूज़ हम करते हैं सैचुरेशन रीजन में। ठीक है, और इसका यूज़ क्या है, ऑन स्विच के लिए। दोस्तों इसके क्वेश्चन एग्जाम में यही बनते हैं कि अगर दोनों आपके फॉरवर्ड वाइज हो तो ये कौन सा मोड होगा, सैचुरेशन रीजन होगा। अगर दोनों रिवर्स वाइज हो तो कौन सा होगा, अगर एक फॉरवर्ड एक रिवर्स हो तो ये क्या होगा, ये वाला आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया है। आप कोई भी आपके एग्जाम में आए, इसका एक क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई में 100% बनेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली टीटीएल यूज़र ऑल 4 मोड ऑफ बीजेटी। जो आपका टीटीएल होता है डिजिटल में, ट्रांजिस्टर लॉजिक, मैं आपको डिजिटल की क्लास में बताऊंगा ये, उसमें ये चारों मोड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, चारों मोड आपके ऑपरेट होते हैं, यूज़ होते हैं इसमें। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, जो उसमें डोपिंग रखी जाती है। 3 जो आपके टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डोपिंग के बारे में, टर्मिनल के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो एमीटर की डोपिंग रखी जाती है वो सबसे हाई डोपिंग रखी जाती है, इसका एरिया होता है मीडियम एरिया। ठीक है, उसके बाद बेस की डोपिंग होती है लाइट डोपिंग, किसके लिए, रिड्यूस कॉम्बिनेशन को लिए। ठीक है, तो अगर बेस की डोपिंग क्या है, लाइट है, एरिया कैसा है, लो है, और किस लिए, डिक्रीज ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय चार्ज कैरियर मूविंग फ्रॉम ई टू सी। ई टू सी मीन्स एमीटर टू कलेक्टर, एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचने में कैरियर्स को जो टाइम लगता है उसको कहते हैं हम ट्रांजिट टाइम। इसलिए जो बेस की है डोपिंग लाइट की जाती है, एरिया कम होता है जिससे वो एमीटर से कलेक्टर तक पहुंच सके। उसके बाद जो कलेक्टर है उसकी मॉडरेट डोपिंग की जाती है, एरिया लार्ज हो, एरिया होता है, किस लिए होता है, टू रिड्यूस हीट डिसिपिएशन। आपके कलेक्टर पर ही आउटपुट मिलती है हमें, इसलिए वहाँ पर उसका एरिया लार्ज रखा जाता है हीट डिसिपेशन के लिए। अब बात करते हैं हम दोस्तों हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों इसमें आपको पता है ट्रांजिस्टर में 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर। कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, 3 होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, 3 होते हैं। तीनों के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जिसमें आपका बेस कॉमन हो वो होगा क्या, कॉमन बेस, मतलब इनपुट क्या हो एमीटर, कलेक्टर क्या हो आउटपुट, और बेस दोनों के लिए कॉमन। ये आपके लिए सर्किट बना दिया है। यहाँ पर इनपुट क्या है, एमीटर, आउटपुट क्या है, कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी इनपुट करंट क्या होगी, आई, यानी कि इनपुट करंट क्या है, एमीटर करंट, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट। ये हो गया। अब आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें जो करंट गेन होगा वो क्या होगा। अब करंट गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट क्या है, आई सी, इनपुट क्या है, आई। तो अल्फ़ा यहाँ से जो आपको CV का करंट बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा, यहाँ से क्या मिला हमें, अल्फ़ा बराबर होता है IC अपॉन IE। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। जो आपका कॉमन बेस करंट गेन होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा होता है, जिसकी जो फॉर्मूला है IC अपॉन आई। इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद आपका जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 से कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों आई क्या है, इनपुट, इनपुट में अगर कुछ करंट है आउटपुट में हमें उससे कम ही मिलती है ना। तो अगर इनपुट करंट मान लिया 1 है तो आउटपुट में क्या मिलेगी, उससे कम, यानी कि कुछ एटोनेट होने के बाद 0.8। तो 0.8 अपॉन अगर 1 करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 से कम। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी जो वैल्यू कितनी होती है अल्फ़ा की, 1 से कम होती है। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स डिवाइस है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर याद रखना हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, CV के बारे में। तो CV के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि कॉमन बेस। इसका इनपुट इम्पीडेंस लो होता है जबकि आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। कॉमन बेस का इनपुट इम्पीडेंस लो होता है, आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, कितना, मेगा ओम में, और जबकि इनपुट रेजिस्टेंस कितना, 100 से कम। CB में क्या होता है, करंट गेन आपका 1 से कम मिलता है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा। वोल्टेज गेन हाई मिलता है और पावर गेन होता है मॉडरेट 68। याद करने का तरीका, CV में क्या आ रहा है, B, मतलब इसमें वोल्टेज गेन मिलता है हाई, बाकी आपका करंट गेन होता है लो।
बी मतलब वोल्टेज समझ लीजिए, वोल्टेज इसमें मिलता है, जिसमें आपका जो टर्म्स आ रहा है वो वोल्टेज है, और वोल्टेज इसमें आपको हाई मिलेगा, बाकी करंट इसमें लो मिलेगा, और जो आपका पावर गेन है वो मॉडरेट है 68। तो सबसे ज़्यादा आपका इसमें क्वेश्चन बनता है करंट गेन का और वोल्टेज गेन का, किसी भी में करंट गेन कितना होता है, वोल्टेज गेन कितना होता है, इम्पीडेंस पूछा जाता है। तो ये आपका चारों क्लियर है। उसके बाद दोस्तों जो सीबी है, इसकी जो बैंडविड्थ है वो हाई रखी होती है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो इट इज़ मोर सुटेबल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कौन सा, सीवी का, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फेज शिफ्ट होता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस फेज शिफ्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। फेज शिफ्ट इसका कितना होता है, 0 डिग्री, मतलब जो हम इनपुट में देते हैं सिग्नल वही हमें आउटपुट में भी मिलता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है सिग्नल में, तो इसमें फेज शिफ्ट कितना है, 0। एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसका करंट बफर में यूज़ करते हैं। इंपीडेंस मैचिंग डिवाइस, लो टू हाई रजिस्टिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। दोस्तों वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, जैसा कि आपको मैंने बताया हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है, ठीक है। क्यों है, हाईएस्ट बैंडविड्थ के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स, CCCS मतलब करंट कंट्रोल करंट सोर्स डिवाइस है। उसके बाद आपका जो कॉमन एमीटर आता है, कॉमन एमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एमीटर होगा क्या, कॉमन, ठीक है। बेस क्या होगा, इनपुट, कलेक्टर क्या होगा, आउटपुट। दोस्तों यहाँ पर आप जब भी याद याद रखिए, कलेक्टर हमें, अगर कलेक्टर आपका कॉमन नहीं है तो कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलती है, और बेस इनपुट अगर कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एमीटर कॉमन है, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कौन सा, यही कॉमन एमीटर, ठीक है। इसमें इनपुट क्या है, बेस है, आउटपुट क्या है, कलेक्टर है। इनपुट करंट की बात की जाए तो IB है होगा, यानी कि बेस करंट। आउटपुट करंट की बात की जाए तो कलेक्टर करंट। अब इसमें जो आपका करंट गेन होता है, सी का करंट गेन, CB में हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाद आता है बीटा, तो CB में है आपका, CE में है आपका करंट गेन बीटा। बीटा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि IC अपॉन IB, क्लियर हो गया। और इसकी वैल्यू मिलती है क्या, एक से ज़्यादा। तो याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है बीटा बराबर क्या होता है, IC अपॉन IB, और इसकी वैल्यू होती है एक से ज़्यादा। क्वेश्चन बनता है, आपको बीटा दे दिया, IB दे दिया, IC पूछ लेते हैं, या कुछ भी इन तीनों में से कोई भी दो दे देंगे, एक पूछ लेंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फेज शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका फेज शिफ्ट है, अगर इसकी इनपुट में ये साइन वेव दी जाए तो आउटपुट में हमें कैसी मिलती है, इस तरह, यानी कि 180 का फेज शिफ्ट हो जाता है इसमें। तो 180 फेज शिफ्ट है, केवल यही है ट्रांजिस्टर जिसमें 180 का फेज शिफ्ट मिलता है। CB में 0, CE में 180 का फेज शिफ्ट, बाकी CC में 0। तीनों में फेज शिफ्ट क्या बता दिया मैंने, पहले में CB में 0, CE में 180, CC में 0 फेज शिफ्ट। उसके बाद इसमें इनपुट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 1 किलो ओम होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 50 से 500 किलो ओम, ठीक है। करंट गेन होता है इसमें 49, वोल्टेज गेन होता है मॉडरेट, और पावर गेन होता है हाईएस्ट। CE में आपका पावर गेन सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट कितना, 4226, ठीक है। करंट गेन 49, वोल्टेज गेन मॉडरेट। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कौन सा, यही CE कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दोस्तों आपका जो ट्रांजिस्टर होता है इस तरह, ठीक है, यहाँ पर एक RE लगाया जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है। RE लगाया जाता है, ये क्या है, एमीटर टर्मिनल, ये है बेस टर्मिनल, ये है कलेक्टर टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पर एक RE लगाया जाता है, उसका यूज़ क्या होता है दोस्तों, जो RE होता है वो क्या करता है, हमारा नेगेटिव फीडबैक करता है, जिसको हम कैसे हैं, स्टेबलाइजेशन रजिस्टर, ठीक है। स्टेबलाइजेशन रजिस्टर कहते हैं जिसको, उसका यूज़ इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जो RE होता है वो कैसा क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक, तो वो होगा क्या, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि जब उसमें किरचॉफ लॉ ऐसे फॉलो किया जाता है तो जो उसकी इक्वेशन बनती है वो माइनस बनती है IC ऑफ RE, ऐसा कुछ, ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन कलेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कलेक्टर कॉमन रखा जाएगा, एमीटर से आउटपुट लेंगे और बेस से इनपुट देंगे। तो इनपुट क्या है, बेस, आउटपुट है एमीटर। इनपुट करंट गेन की बात की जाए तो IB, आउटपुट करंट गेन की बात की जाए तो IE। आपका CC करंट गेन इसमें होता है गामा, जो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट क्या है, IE, और ये क्या है, IB, जिसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1 से बहुत ज़्यादा, मोर देन 1,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीनों अल्फ़ा बीटा गामा बता दिया, तीनों का गेन बता दिया। अब इसके रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस होता है इसमें हाई 50 से 500 किलो ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस होता है लो, करंट गेन हाईएस्ट। अब ये क्या कौन सी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? कॉमन कलेक्टर। ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही है कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर इसमें करंट आ रहा है, तो जो आपके सिंबल में कि नेम में आ जाए वो आपकी चीज़ हाई होती है। जैसे सीबी में क्या आ रहा था वोल्टेज, तो यहाँ पर होता है वोल्टेज गेन हाई। हम आपको याद करने का ही तरीका बता रहे हैं। तो और आपके सीसी में हो रहा है करंट आ रहा है, यहाँ पे होगा आपका करंट गेन हाई। तो दोस्तों ये इसमें करंट गेन हाईएस्ट होता है, वोल्टेज गेन लो होता है, पावर गेन होता है 47। तो सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन बनता है वो रेजिस्टेंस और करंट गेन वोल्टेज गेन से बनता है। और अगर आपका पावर गेन हाईएस्ट पूछा है तो वो किस में होता है? सीई में। नेक्स्ट है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमीटर फॉलोअर इज़ अ करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस है दोस्तों, जो कि किससे डिज़ाइन की जाती है? बीजेटी से। एमीटर फॉलोअर को किससे डिज़ाइन किया जाता है? बीजेटी से डिज़ाइन किया जाता है, जो कि कैसी डिवाइस है? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस है। साथ ही दोस्तों अगर सोर्स फॉलोअर की बात की जाए तो ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस है, इसको डिज़ाइन किया जाता है एफईटी से। और वोल्टेज फॉलोअर है, इसको ओपैम्प से डिज़ाइन किया जाता है, जो कि कैसे? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स डिवाइस है। ठीक है। ये हो गया तीनों। इसके बारे में आपके जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको बता दिया है। तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है आपका जो अल्फ़ा बीटा गामा, तो आपको एग्जाम में इससे रिलेशन भी पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। दोस्तों अल्फ़ा बराबर अभी हमने देखा था क्या था? आई सी अपॉन आई। ठीक है, आई सी को ऐसे ही रहने दिया। आई क्या होता है? एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट का टोटल होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, आई क्या होता है? आई बी प्लस आई सी। याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है। आई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है। उसके बाद क्या किया? आई सी को ऐसे ही रहने दिया। आई सी को क्या किया हमने? नीचे ले गए। तो नीचे ले गए तो आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी। तो दोस्तों ये क्या हो गया? अल्फ़ा बराबर वन अपॉन बीटा प्लस वन। तो पहला ये आपका जो फॉर्मूला बनता है अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन, अल्फ़ा बराबर वन अपॉन वन प्लस बीटा। दूसरा बीटा बराबर होता है अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन आता है दोनों का, अल्फ़ा बीटा में, बीटा अल्फ़ा में, जो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद गामा का बताया आपको आई ई अपॉन आई वी होता है। आई ई क्या है? आई सी प्लस आई वी। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है। गामा बराबर ये क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी, बीटा होता है। ठीक है। और ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया वन। तो गामा बराबर आपको यहाँ से क्या मिला? वन प्लस बीटा। गामा क्या होता है? ओनली वन प्लस बीटा, या इसी को कह सकते हैं वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। बीटा की जगह यहाँ से आप रख दो अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा और सॉल्व करो, आपको मिलेगा वन माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है गामा की वैल्यू क्या है? वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा के टर्म्स में, और बीटा के टर्म्स में वन प्लस बीटा। तीनों की वैल्यू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है गामा की, उसके बाद बीटा की, फिर अल्फ़ा की। तो ये हो गया रिलेशन। उसके बाद इनका एक करंट रिलेशन में पूछा जाता है कि जो इनकी करंट होती है आई ई, आई वी और आई सी, इनमें रिलेशन क्या होता है? इनके जो गेन में क्या आपका रिलेशन बनता है? तो रेशियो देखिए, आई बी आई सी। आई ऐसे ही रहने दिया। आई ई को हम क्या करते हैं? नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ से आई ई को ले नीचे ले, सॉरी ये आई ई है, ठीक है, यहाँ से हम अगर आप आई ई को नीचे ले जाते हैं तो ये हो गया आई वी अपॉन आई सी, और ये हो गया आई सी अपॉन आई ई। वन ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आई बी को हम नीचे ले गए तो ये हो गया आई ई अपॉन आई बी, रेशियो आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, यहाँ से वन। दोस्तों ये पता है किसकी वैल्यू होती है? आई ई अपॉन आई वी किसकी होती है? गामा की। नहीं तो आप देख लिए ऊपर, गामा की वैल्यू क्या होती है? आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों आई सी लिख दिया है, तो इसको ज़रा आई ई कर लेना। ठीक है, आई ई अपॉन आई वी ये है, ये भी आपका क्या है? आई ई। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला? ये गामा, और ये क्या होता है? अल्फ़ा होता है, आई सी अपॉन आई। तो तीनों का रिलेशन क्या हो गया? वन। गामा को लिख सकते हैं अल्फ़ा के टर्म से वन माइनस अल्फ़ा, और ये हो गया अल्फ़ा। तो ये आपका पूरा रिलेशन बन गया। तो आपके एग्जाम में इस तीनों का इस तरह से आपका कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं। तो क्या होगा? तीनों की करंट का वन, वन माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके लोड लाइन के बारे में। लोड लाइन से आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा आपको जो आपका लोड लाइन है पूरा आपको मैं इसको बताता हूँ।
लोड लाइन की बात की जाए तो ये आपका कोई ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में हमने कॉमन एमीटर आपका चूज़ किया है, जिसमें आपका एमीटर टर्मिनल क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ से इनका बेस और कॉमन एमीटर जो इनपुट बना रहे हैं और आप कलेक्टर और इनपुट क्या बना रहे हैं, सॉरी एमीटर ये क्या बना रहे हैं, आउटपुट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हमने यहाँ पर लगाया किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ लगाया क्लोज सर्किट में, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज वी बी माइनस आई वी आर बी, ये माइनस बी बी, मतलब जो आपका ट्रांजिस्टर का वोल्टेज है वो बराबर में 0। तो यहाँ से आई वी मिली हमको ये। ऐसे ही यहाँ से एक बाहर सर्किट में लगाया वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस इनका सी और ई के बीच का टर्मिनल का वोल्टेज बराबर में 0, तो यहाँ से बी सी मिल गया। दोस्तों इन इक्वेशन से हमने जो आई सी की वैल्यू मिली है वो हुई है आई सी बराबर माइनस बी सी अपॉन आई सी आर सी प्लस बी सी सी अपॉन आर सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों जब हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर की है, तो यहाँ पर m हमें यानी कि कर्ल कितना मिला, -1 अपॉन आर सी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपकी लोड लाइन की बात की जाए तो ये आपका लोड लाइन का कर्व है, इस तरह बनती है आपकी लोड लाइन। तो यहाँ पर जो ऊपर होता है आई सी, ये होता है बी सी और ये है बी सी सी। तो जो आपका क्यू पॉइंट है ये मिड में रखा जाता है बी सी सी और आई सी के मिड में। क्यों रखा जाता है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बी सी सी और आई सी के मिड में। तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो आपका क्यू पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, ठीक है, बी सी सी और ये आई सी। तो ये होगा इसका कर। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। A transistor is said to be under quiescent condition when zero signal, no input signal it to be applied। मतलब ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं, हम क्वाइसेंट कंडीशन बोलते हैं जब इसकी इनपुट पर कोई भी सिग्नल अप्लाइड ना किया गया हो। तो इसका एक एग्जांपल, मतलब दोस्तों आपके ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर को कब हम क्वाइसेंट स्टेट में बोलते हैं। तो मतलब क्या होगा, जब नो इनपुट सिग्नल अप्लाइड होगा, कहाँ पर, इसके इनपुट में। उसके बाद दोस्तों डीसी लोड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन होती है विच ज्वाइन आईसी मैक्स एंड बीसीसी और सैचुरेशन एंड कट ऑफ। क्या किसको, जो डीसी लोड लाइन है कैसी स्ट्रेट लाइन है, किसको ज्वाइन कर रही है, आईसीसी और बीसीसी। तो ये था आपके जो लोड लाइन है किसको मैच कर रही है, आईसीसी और बीसीसी को, ठीक है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, ये होता है कट ऑफ, ठीक है, सैचुरेशन ये है कट ऑफ। तो दोनों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद स्लोप ऑफ डीसी लोड लाइन क्या होता है, -1 अपॉन आर सी। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका डीसी लोड लाइन का स्लोप है वो कैसा होता है, -1 अपॉन आर सी। उसके बाद क्यू पॉइंट इज टेम्परेचर सेंसिटिव होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज कलेक्टर करंट यानी कि आईसी इंक्रीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, बीसीई जो कलेक्टर और एमीटर की वोल्टेज है वो कम होता है। एंड क्यू पॉइंट मूव टूवर्ड्स सैचुरेशन एंड ट्रांजिस्टर विल स्टॉप वर्किंग एज एम्पलीफायर। तो दोस्तों जब आपका ट्रांजिस्टर है क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी आईसी बढ़ती है, आईसी मीन्स कलेक्टर करंट। उसके बाद ये क्या हो जाता है, बीसी ही इसका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। क्यू पॉइंट कहाँ चला जाता है, ऊपर सैचुरेशन की तरफ। आपका ये मिड में होना चाहिए, ये कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर की तरफ। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है मैंने आपको बताया था, जब आपका ट्रांजिस्टर है एक होता है फॉरवर्ड वाइज में और दूसरा रिवर्स वाइज में, तो आपका यूज़ कैसे यूज़ करता है, एम्पलीफायर की तरह में। जब ये सैचुरेशन में चला जाता है तो कैसा वर्क करता है, ये मैंने आपको बताया था, ऑन स्विच ऑफ स्विच इस तरह, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है ये एज अ एम्पलीफायर के रूप में वर्क करना बंद कर देता है, कब, जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर अ स्टेबल सर्किट ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट वेरिएशन इन क्यू पॉइंट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, ठीक है। आपका जो स्टेबिलिटी के लिए टेम्परेचर बढ़ने पर इफेक्ट उसका कैसा होना चाहिए, कम से कम जितना पॉसिबल हो सके। उसके बाद दोस्तों जो उसमें क्यू पॉइंट किसका फंक्शन होता है, आईसी, बीसीई एंड आईवी। तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है क्यू पॉइंट किसका फंक्शन होता है, आईसी यानी कलेक्टर करंट, बीसीई यानी कि कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज और आईवी, ठीक है, इन तीनों के बारे में। तो ये इनका फंक्शन है क्यू पॉइंट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जो क्यू पॉइंट कैन बी स्टेबलाइज्ड यूजिंग स्टेबलाइज एंड कंपेंसेशन टेक्निक, ठीक है। जो आपके क्यू पॉइंट को किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जा सकता है, स्टेबलाइजेशन एंड कंपेंसेशन टेक्निक के द्वारा। अब हम टेक्निक बता रहे हैं, जो आपकी स्टेबलाइजेशन टेक्निक है आर यूज टू स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट अगेंस्ट टेम्परेचर पे। फर्स्ट उसका जो पैरामीटर है, फर्स्ट टेम्परेचर, जिसमें दो फैक्टर होते हैं, आई सी ओ और वोल्टेज किसका बीच का होता है,
बेस एंड एमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रांजिस्टर विद न्यू ट्रांजिस्टर। इसमें क्या इफेक्ट होता है, अगर ट्रांजिस्टर को न्यू ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस किया जाए तो उसमें क्या होता है, बीटा इफेक्ट आ जाता है, बीटा इफेक्ट लाइटली। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर ट्रांजिस्टर को न्यू ट्रांजिस्टर से अप्लाई कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, बीटा इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद एक आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको फंक्शन मैंने बता दिया है। क्यू पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन द बिकॉज मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर टू लोड, ठीक है। आपका क्यू पॉइंट कहाँ होता है, मिड में, किस लिए, मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर टू लोड। तो ये हो गया आपका लोड लाइन। लोड लाइन से अब आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे आई होप अब हो जाएंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच रहे हैं वो आपका मैं एक एमसीक्यू का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके मैं सारे कवर कर दूंगा। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज करंट के बारे में। लीकेज करंट क्या होती है दोस्तों, आपका जब कॉमन बेस होता है, ये क्या है, कॉमन बेस आपका ट्रांजिस्टर है। कॉमन बेस में जब आपकी जो करंट है वो सी से बी यानी कि यहाँ से बी, ICVO क्या होती है, जब लीकेज करंट फ्रॉम सी टू वी व्हेन अगर ई क्या हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टर करंट कौन सी होती है, ICVO। उसके बाद साथ ही अगर यहाँ पर आपका कॉमन बेस है तो यहाँ पर जो लीकेज करंट होगी, मतलब CEO का मतलब होता है C से E, और जब B हो जाए क्या, ओपन, तो ये होगी इसकी क्या, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट का इसमें आपके फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ICEO बराबर में 1 प्लस बीटा ICVO। तो इसमें आपकी जो IC पूछते हैं, IV दिया जाता है, बीटा प्लस 1 ये सब दिया रहता है, तो आपको केवल इसकी IC यानी कि लीकेज करंट निकालनी होती है। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको जब आगे सॉल्व किया, IC बराबर में बीटा, इसको ICVO को क्या लिख सकते हैं, IB प्लस क्या है ये, लीकेज करंट। IB क्या है, लीक IC होती है। ये क्या है, मेजॉरिटी करंट किसके द्वारा मिलती है हमें, ये बताया मैंने, इट इज़ ड्यू टू 90 से 95% एमीटर चार्ज रीच कलेक्टर पे जो चार्ज होता है उसके कारण ही मिलती है, जबकि ये किसके कारण मिलती है, माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, ICO बराबर में 1 प्लस बीटा ICVO रिलेशन पूछ लिया जाता है। लीकेज करंट के बारे में पूछ लिया जाता है, किसके कारण होती है, माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा होती है। और इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर लीकेज करंट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन है। उसके बाद अब एक छोटा सा चार्ट है जो आपको पहले मैंने बताया था, CB यानी कि जो ट्रांजिस्टर में 3 मोड होते हैं, CB, CE और CC, तीनों के बारे में। इनपुट CB स्मॉल होता है, CE की बात की जाए तो मीडियम, CC में लार्ज। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस, अगर ये स्मॉल है तो ये लार्ज है, और इसमें ये लार्ज है तो ये स्मॉल है, और इसमें दोनों क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज गेन की बात की जाए, वोल्टेज गेन तो मैंने बात बताया, अगर B वोल्टेज आ रहा था इसमें हाई होगा, C करंट आ रहा था इसमें क्या होगा, इसमें हाई होगा, करंट गेन ये हाई है, और इसमें वोल्टेज गेन लो होगा। इसमें वोल्टेज गेन हाई है तो इसमें करंट गेन कम होगा, और इसमें दोनों क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। पावर गेन दोनों में कम होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा होता है 426, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पूरा आपके जो थ्योरी सेक्शंस है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। आई होप इसके आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक MCQ का वीडियो मैं बनाऊंगा, वो आपको मैं प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक्स है वो सब कवर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।